अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जी हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। और मैं आपको ये भी कहना चाह रही हूँ, बल्कि आप लोगों को मालूम ही होगा, नवंबर का एंड चल रहा है और बस एक ही मंथ रह गया है और उसके बाद ये साल खत्म हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है हंसते मुस्कुराते और खुश होते हुए इस साल को अलविदा कहने का टाइम आया है और हम दुआ करते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर आए वो आपके लिए बहुत अच्छा हो। बहरहाल अभी नेक्स्ट ईयर आने में कुछ टाइम है, तो लेकिन जो साल रह गया बाकी वो भी अच्छा गुजरे और जिन लोगों को जो भी परेशानी में है वो परेशानी दूर हो जाए और सब लोग खुश रहें। खैर ये तो हो गया मेरा भाषण और अब मैं चलती हूँ न्यूज़ की तरफ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि बात हम कर रहे थे जी हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब की। जी हाँ, काकड़ साहब क्या बात है जी काकड़ साहब की। काकड़ साहब वो काम कर रहे हैं जो अभी तक हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया, यानी कम से कम पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। और उसी में से एक काम ये है कि 22 ग्रेड के ऑफिसर्स की तरक्की के जो आगे किया जाता है, यानी उन्हें प्रमोशंस दी जाती हैं, उस पे वो जी प्रमोशंस देने वाले हैं और कहा ये जा रहा है कि ये हिस्ट्री के, पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि ग्रेड 22 में तरक्कियों का फैसला करेंगे। यानी जो प्रमोशंस होंगी 22 जो यहाँ पे ग्रेड है पाकिस्तान में जो सरकारी ऑफिसर्स का, उसका फैसला काकड़ साहब करेंगे। हालांकि काकड़ साहब को तो सिर्फ इसलिए रखा गया था कि आप आइए इलेक्शन कराइए और उसके बाद 9 2 11 हो जाइए, लेकिन काकड़ साहब तरह तरह के काम कर रहे हैं। काकड़ साहब जो हैं वो एक तरह से जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था, किसी हद तक ठीक ही कहा था कि भाई आप केयर टेकर हैं, चेयर टेकर नहीं है। लेकिन बहरहाल काकड़ साहब को ऐसा लग रहा है कि वो चेयर टेकर हैं और यकीनन उनको ये यकीन और ये भरोसा और ये कॉन्फिडेंस जो है वो भाई लोग की तरफ से आया होगा, ठीक है ना? तो जब भाई लोग कह देते हैं तो बस कह देते हैं भाई, उसमें ऐसी क्या बात है? वैसे अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर हमारे आने वाले, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे चले गए और आजकल जेल में है, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, वो भी जी भाई लोग कहलाए हुए थे और जाहिर उससे पहले वाले भी, और उनके आगे जो दोबारा नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं उनके लिए भी यही कहा जा रहा है और सबको यही अंदाजा है। लेकिन बहरहाल हम बात कर रहे थे काकड़ साहब की, तो जी काकड़ साहब जो है वो टीवी पे इंटरव्यूज दे रहे हैं, कभी किसी टीवी पे, कभी पाकिस्तान के चैनल पे, तो कभी इंटरनेशनल चैनल पे जाके बातें कर रहे हैं। आई विश कि मैं उनको कभी हिंदुस्तान के टीवी पे भी देख पाती और वहां से भी कोई ना कोई हमारे जो बड़े जबरदस्त किस्म के दोस्त भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं वो काकड़ साहब का भी इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि काकड़ साहब सारी दुनिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई इंटरव्यू हमने भारत की टीवी पे नहीं देखा। लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो जी मैं बात कर रही थी अनवारुल हक काकड़ साहब की, और काकड़ साहब ने इंटरव्यू दिया है और पाकिस्तान के टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, जियो टीवी को। और जी काकड़ साहब का कहना ये है कि जी पाकिस्तान की कोई भी एजेंसीज, यानी पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं, वो जो डिसअपियरेंस होती है हमारे यहाँ, आपको मालूम है ना कि लोग गायब हो जाते हैं बिल्कुल और उनका पता नहीं लगता, और कई बार प्रोटेस्ट होते हैं बलूचिस्तान में, सिंध में, इस्लामाबाद तक आकर वो लोग बैठते हैं मिसिंग पर्सनस का इशू। जी हाँ, काकड़ साहब का कहना यह है कि उसमें पाकिस्तान की कोई भी एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है। यानी पाकिस्तान की किसी भी एजेंसी ने पाकिस्तान के सिटीजन्स को गायब नहीं किया, उनको उठा के नहीं ले गए। ये जो डिसअपेरेंसेस के केसेस हैं उसमें पाकिस्तान की कोई भी एजेंसी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। अब क्या कहें जी, अब काकड़ साहब कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, वरना हमें तो ऐसा नहीं लगता। तो आखिर उन लोगों को कौन ले जाता है? जमीन खा जाती है या आसमान निगल लेता है? आखिर होता क्या है? लेकिन नहीं, ज़मीन खा जाती है, आसमान निगल लेते हैं, पता नहीं आसमान खा जाता है, ज़मीन निगल लेती है, बहरहाल ऐसा कुछ है मुहावरा। तो आप लोग खुद ही करेक्शन कर लिएगा, मुझे लिख-लिख के ना बताइएगा। लेकिन हाँ, मैं ये बता रही थी कि काकड़ साहब जो है जी, उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की कोई एजेंसी जो है वो इस तरह का काम नहीं कर रही जिसमें कि लोग जो है वो डिसअपियर हो जाएँ या लोग जो हैं वो मिसिंग पर्सन्स में चले जाएँ, और ये चीज़ जो है यकीनन कोई और कर रहा है। कौन कर रहा है भला? रा, हो सकता है रा कर रही हो, लेकिन खैर रा कैसे करेगी, इसलिए कि रा करने के लिए तो जी आपको पता है कि जी हमारे यहाँ तो
कई लोगों के ऊपर इल्जाम भी लग चुके हैं कि जी ये रॉ के एजेंट है और ये रॉ के एजेंट है, मगर हो रहा है बहुत ज्यादा। मिसिंग पर्सन्स का इशू जो है वो है पाकिस्तान में, हाईलाइट भी किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई नहीं मान रहा तो हमारी गवर्नमेंट नहीं मान रही। जी हाँ, अब अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि जी इसमें तो एजेंसीज इन्वॉल्व है ही नहीं हमारी। जबकि मेरे ही शो में जो है एक आध बार आकर कुछ लोग ये बता चुके कि हाँ जी एजेंसीज हैं, ले जाती हैं, छोड़ जाती हैं, फिर कुछ हो तो फिर छोड़ जाती हैं। तो कोई बात नहीं, हम उन शोज में से भी क्लिप्स आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और एक दो दिन में हम उसमें से आपको जो है वो जहां जहां पर हमारे लोगों ने, मैं अपने यहाँ के सिटीजन्स की बात कर रही हूँ, उन्होंने इंटरव्यूज में ये बात की है मिसिंग पर्सन की, वो क्लिप हम लगाकर आपको दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि इन लोगों ने ये बात की है, तो क्या ये बात सही है या गलत। खैर उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, लेकिन एक दो दिन लगेंगे, ज्यादा नहीं। मत घबराइए, मत घबराइए, एक तो आप लोग घबरा जाते हैं फौरन ही। लेकिन मैं आपको यही कह रही हूँ, बस मंडे तक वेट कर लीजिए, मैं वो क्लिप्स निकाल लूंगी। आज ही रात को बैठती हूँ मैं जरा और ढूंढती हूँ कि किसने कहा क्या बोला था। वैसे मुझे याद है कि कुछ लोग माने थे ये बात, और वो थे भी एजेंसीज के लोग, या वो थे भी जिसे कहना चाहिए रिटायर्ड ऑफिसर्स थे आर्मी के, जिन्होंने ये बात मानी थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं उनके शोज निकाल लूंगी और देख लूंगी, इससे पहले कि मैं भी मिसिंग ना हो जाऊं। खैर हम दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं और हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। जी हाँ, पाकिस्तान का कहना यह है कि पाकिस्तान ने एप्लीकेशन दे दी है ब्रिक्स में जाने के लिए। इससे पहले आप लोग जानते हैं कि ब्रिक्स में पाकिस्तान नहीं था, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि चाइना और रशिया दोनों मिलकर पाकिस्तान की मदद करेंगे कि वो भी ब्रिक्स का हिस्सा बन जाए। लेकिन पाकिस्तान बन तो जाएगा, लेकिन उसके बाद करेगा क्या? हमने यही सवाल जो है वो साजिद तारड़ साहब से पूछा था, और हमारा ख्याल ये था कि तारड़ साहब बताएंगे हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। लेकिन सुनते हैं तारड़ साहब क्या बता रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान अगर ब्रिक्स में चला गया करेगा क्या। बात करें चैनल बंद कर देते, बात करें तो मेरा मकसद है घरों से उठा के लेके जाते, तो लेटर लिख दो आइए, मैं उनसे पूछूं, बल्कि मैं तो ये करूंगा ये काम, यहाँ आइए मैं यार क्यों जुल्म कर रहे हो उस मुल्क में, चाहिए उनको पैसे, और $200 बिलियन उनका दुबई में पड़ा हुआ, उसका कुछ करो यार तुम। लेकिन आज मैं ये एक और बात बताना चाहूंगा, तालीम, मैंने आपसे पहले कहा था तालीम, आपका सारी एक नेशन जो है, सारी आपका सारा हर जगह पे दुनिया में जलीलो ख्वार आप हो रहे हैं, हर जगह पे, हर कंट्री में, अपने कंट्री के अंदर भी, सिर्फ तालीम ना होने की वजह से। दूसरी साइड लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया जो है वो क्या कर रही है, तालीम की वजह से उन्होंने दुनिया से इंतकाम लिया है। मैं बहुत खुश हूं उन्होंने दुनिया से इंतकाम लिया। वो कैसे लिया इंतकाम? चंद्रयान पे चले गए, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने द्वितीय-1 सूरज पे भेज दिया, 4 ट्रिलियन बना लिया उन्होंने, ऋषि सोनक खड़ा कर दिया उन्होंने, कैमला हैरिस बना दी उन्होंने, निकी हेली बना दी उन्होंने, 5 कांग्रेसमैन अमेरिका में बना दिए उन्होंने, कनाडा वाले पांव चाट तलवे चाट रहे हैं उनके। दुनिया सर सीईओ जो लगाए सर, कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज में उनके सीईओ जो काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, मैं उसी तरफ आ रहा था। बल्कि मैं खुश हूं, इतना खुश हूं कि उन्होंने जब चंद्रयान ऊपर भेजा था, उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है, उस बंदे का नाम सोमनाथ है। ये जो पठानों ने जा जाके सोमनाथ करते हैं, उन्होंने दुनिया से इंतकाम ले लिया उन्होंने। लेकिन आप कहां हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, आप कहां हैं आज खड़े हैं? आप, मैंने ये सारी चीजें बताई आपकी। वो 14,000 से ज्यादा बंदे मर चुके फलस्तीन में, है किसी के माथे पे बल है? आपने अभी आते मुझे बात की है कि ब्रिक्स में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप ब्रिक्स में भाई? अब वहां से पैसे लोगे उनसे, अब वहां कर्जे लेने जाओगे, शायद यही किसी ने कहा रशिया के जरिए। मैंने बिल्कुल पढ़ा, वो न्यूज मेरी नजर से भी गुजरी थी सुबह। आपका क्या है, आपको मेंबर ब्रिक्स की देनी चाहिए, आपको छोड़ें जी, ब्रिक्स की छोड़ दें। आप किसी इंटरनेशनल फोरम में जाकर आप क्या बात करेंगे? हम कितने बड़े फ्रॉडिये हैं? क्या बेचेंगे भाई, कौन सा चूरन बेचेंगे ब्रिक्स में जाके आप? मेरा ये क्वेश्चन है। ये काकड़ साहब से पूछे तो सही भाई, आप कौन सा तोहफा लेके जाएंगे ब्रिक्स के अंदर? आप मैं बाइलैटरल चीजें होती हैं जी, कुछ देंगे कुछ लोगे, क्या दोगे तो क्या लोगे उनसे? फ्रॉड दोगे, धोखे बेचोगे, दहशतगर्दी बेचोगे, क्या बेचोगे वहां पे? लेकिन उसमें आरजू, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है आज देखें, अब मैं आगे बताना चाहता हूं, 2 न्यूज है आपकी, नेशनल न्यूज भी बात कर लेते हैं जी। और ये थे काकड़ साहब के बारे में बात करते हुए तारड़ साहब,
और जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने ये भी कहा कि जी ब्रिक्स में जाके करेंगे क्या, तो बता दें कि क्या करेंगे। लेकिन बहरहाल अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो लाइफ में पहली और आखिरी बार प्राइम मिनिस्टर बने और वो चाह रहे हैं कि वो जितना कुछ काम कर सकते हैं खुद के लिए वो काम वो कर लें, चाहे अपना नाम लिखवा दें, हर जगह इंटरव्यूज दे दें। लेकिन जो असल काम है इलेक्शंस का, चाहे जैसे मर्जी इलेक्शंस हो, वो तो सभी जानते हैं पाकिस्तान में इलेक्शंस का क्या मतलब है। लेकिन बहरहाल उसकी तैयारी हमें कहीं फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। ना कोई पार्टी हमें ऐसी नजर आ रही है जो पॉलिटिकल रैलीज पे रैलीज कर रही हो या लोगों से वोट मांग रही हो, क्योंकि वोट मांगने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए कि जिसने आना है उसने आना है, आप वोट दें ना दें, घर में बैठ के चिलगोजे खाएं। चिलगोजे से मुझे याद है मौसम आ गया चिलगोजों का, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो वो लोग खा लें, और जो लोग मेरी तरह है जो अफोर्ड नहीं कर सकते चिलगोजे, वो चिलगोजों की पिक्चर देख के गुजारा करें। खैर, मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि बिल्कुल जो इलेक्शंस आने वाले हैं, और फरवरी में कहा इलेक्शन होंगे और अभी दिसंबर आने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल खामोशी सन्नाटा, एकदम सब लोग आराम सुकून से शांति से बैठे हुए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक न्यूज और आगे बता देती हूँ, और वो ये कि जी हमारे जो पहले आर्मी चीफ रह चुके हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, और उनके साथ जनरल फैज, जी हाँ वही पिछवाड़े वाले, याद है ना आपको? जी 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 जी, हाँ जी। इनके खिलाफ भी अदालत में जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया गया, केस इनके ऊपर भी रजिस्टर हुआ है, वैसे ही जैसे राजा आदिल और दूसरे लोगों के ऊपर हुआ। खैर राजा आदिल को तो 14 इयर्स की जेल जो है वो बता दी गई है, और कहा गया है कि 14 साल कैद बामुशक्कत। लेकिन पता नहीं कहाँ से होगा कैसे होगा, इसलिए कि वो तो लंदन बैठा हुआ है। बहरहाल अब हम अगर बात करें जनरल फैज की और बाजवा साहब की, तो उनके खिलाफ भी जी केसेस रजिस्टर हुए हैं, और अब वो केसेस जो हैं उनकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। जी हाँ, समाअत के लिए उनको ओके कर दिया गया है, उनको ग्रीन सिग्नल दिखा दिया गया है। अब उसके ऊपर अदालत में बहस होगी और उसके बाद पता लगेगा कि बाजवा साहब और जनरल फैज को भी सजा होती है या फिर वो रिहा हो जाते हैं, उनका जुर्म साबित होता है या नहीं होता। लेकिन उन सब चक्रों में बहुत से हमारे ऐसे जो है, कहना चाहिए कि हमारी एजेंसी के लोग हैं या हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं या एक्स आर्मी मैन है, जिनके ऊपर केसेस बनते हैं। और उनमें एक है जी ये पिज्जा वाले भाई जी, जी हाँ, यानी कि आसिम सलीम बाजवा। और इनके ऊपर भी यकीनन केस बना हुआ ही होगा, लेकिन सुनना चाहिए उस केस को, चलना चाहिए, और उसका कोई फैसला भी आना चाहिए जो कि यकीनन पब्लिक चाहेगी। और एक तो बच्चे बच्चे को पता है कि इन्होंने करप्शन की है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी को बताना पड़ेगा, किसी को सिखाना पड़ेगा, किसी को साबित करना पड़ेगा। इमरान खान ने इनको क्लीन चिट दी थी, लेकिन खान साहब इनको तो क्लीन चिट दे दी लेकिन अपने लिए फंस गए। अब देखते हैं कि खान साहब कब जो है जेल से बाहर आते हैं। हम बात करेंगे MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान की। इनका कहना ये है कि जी सब लोगों को उन्होंने, पूरी दुनिया से उन्होंने, जितनी भी कंट्रीज हैं उससे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसराइल को असला बेचना बंद कर दें, और तभी शायद ये वॉर जो है रुक सकेगी। अब देखते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान की इस बात को कहाँ तक लोग सुनते हैं और कहाँ तक नहीं सुनते। लेकिन हम आपको ये भी बताते चलें कि बात हम करेंगे आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी की। आसिफ अली और जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की दुबई में अहम मुलाकात। जी हाँ, दोनों बाप बेटा जो हैं वो दुबई चले गए हैं मिलने के लिए। हालांकि दोनों पाकिस्तान में थे, चाहते तो यहाँ भी मिल सकते थे, यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब भी पाकिस्तान में थे और बिलावल भुट्टो जरदारी भी पाकिस्तान में थे। लेकिन उसके बाद एक दिन पहले जो है वो बिलावल भुट्टो जो है वो चले गए दुबई, और उसके बाद आसिफ अली जरदारी जो उनके वालिद हैं, जो उनके फादर हैं, वो भी दुबई पहुंच गए। और अब ये कहा जा रहा है कि दोनों की वहां पर अहम इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद आसिफ अली जरदारी से नाराज हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो टीवी चैनल के इंटरव्यू में कह दिया कि जी बिलावल भुट्टो अभी सीख रहे हैं और अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकें। लेकिन उसके बाद दुबई से एक पिक्चर जी सोशल मीडिया पर लगाई गई, ये देखिए, इसमें बिलावल, आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन, और यानी बिलावल की सिस्टर बख्तावर और आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर भी नजर आ रही हैं। और ये पिक्चर शायद इसलिए रिलीज की गई कि दुनिया को या पाकिस्तान को या लोगों को ये बताने के लिए कि जी आपस में कोई 36 का आंकड़ा नहीं है, और आपस में मिलजुल कर बैठे हैं, हंस बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फैमिली बिल्कुल आराम से है। लेकिन बहरहाल देखते हैं
कि जब ये वापस आते हैं दुबई से तो उस वक्त तक क्या फैसला करते हैं दोनों, आसिफ अली जरदारी भी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी, और फिर आगे किस तरीके से इलेक्शंस में किस तरह से वो हिस्सा लेते हैं। बात हम करेंगे एक बार फिर हाजरा खान की, जो कि कोई एक्ट्रेस है। खैर मैंने इनको कभी नहीं देखा, ना कभी मैंने इन्हें किसी टीवी प्ले में देखा है, ना मैंने इनको कभी किसी फिल्म में देखा है, ना कभी स्टेज पे इनकी कोई एक्टिंग का सुना है। ना जाने कहाँ एक्टिंग करती थी, मगर खैर करती नहीं, हो सकता घर में ही करती हो। बहुत से लोग तो घर में कहते हैं ना कि घर के लोगों को कहते हैं पता नहीं कि एक्टिंग करती घूम रही है। तो बहरहाल मुझे लगता है कहीं ना कहीं खैर एक्टिंग करती थी, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जी ये फिल्म एक्ट्रेस थी या कोई एक्ट्रेस थी, और इन्होंने इमरान खान साहब पे एक बुक लिख दी है। अब बुक लिख दी तो लिख दी, अब उसमें ये इमरान खान साहब के साथ इनके जो है वो तकरीबन 4 साल बताया जा रहा है कि इनके इमरान खान साहब के साथ रिलेशन थे वो कुची कू वाले, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो इनकी अलहदगी हो गई, ये लोग सेपरेट हो गए, ये और इमरान खान साहब जो है एक दूसरी तरफ निकल गए, ये किसी और रास्ते पे चली गई। अब इन्होंने खान साहब के बारे में एक बुक लिख दी है। अब उस बुक में के अंदर क्या है पता नहीं, लेकिन बहरहाल इन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़े बड़े इमरान खान साहब के जो राज हैं वो बता देंगी, और बहुत से सीक्रेट्स इमरान खान के आउट होने वाले हैं। और इमरान खान साहब जो हैं वो भी सोच रहे होंगे कि यार कितनी खाली किस्म की खवातीन है कि ये मतलब पहले आती है मेरे साथ टाइम गुजारती है, उसके बाद बुक लिखने बैठ जाती है। चलो कोई बात नहीं, इससे कुछ लिखने पढ़ने का रिवाज तो हुआ हमारी खवातीन में, वरना हमारी फीमेल जो है वो कुछ लिखती पढ़ती ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है इसी बहाने किताबें लिखना शुरू कर देंगी। मगर उसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि कहा यह जा रहा है कि जी इनका ताल्लुक केपीके से है, और ये आजरा खान जो है वो केपीके से बड़ी मॉडर्न खातून है जी, खुल्लम खुल्ला कह रही है कि जी इमरान खान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और उसके बाद जो है इनकी अलहदगी हो गई। लेकिन साथ साथ अगर हम चार सद्दा की बात करें, ये इलाका भी जो है वो केपीके में आता है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। ये वहीं का इलाका है चार सद्दा, और वहां पे ये जो मौलवी आपको दिखाई दे रहे हैं, जितना मुल्ला माफिया खड़ा हुआ है, जी हाँ, इन्होंने वहां पर चार सद्दा में ये कानून लेकर आए हैं, ये फैसला किया है कि वहां पे जो बच्चियां हैं, यानी जो एक तो गर्ल्स एजुकेशन तो है सो है, लेकिन उसके साथ थोड़ा बहुत है, मगर जो बच्चियां हैं वो स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकती। जी हाँ, ये जहालत भी हमारे यहाँ हो रही है, और कहा यह जा रहा है कि जो लड़कियां होंगी, यानी जो बच्चियां हैं स्कूल की हैं चाहे वो कॉलेज की हैं, वो स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकती। ये बात की है इन मुल्लाओं ने, इनको शर्म नहीं आती है। ये यही लोग हैं जिन्होंने ये चूरन बेच बेच के, रिलीजन का चूरन बेच बेच के पाकिस्तान का ये हाल कर दिया है कि अब यहाँ पर जो है अब आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने वो तालिबानी जहनियत जो बसा दी, जो शुरू हुई थी ज़िया-उल-हक के ज़माने से, बल्कि शायद भुट्टो के ज़माने से। भुट्टो के ज़माने में इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी ज़िया-उल-हक, और उसके बाद जितनी नस्लें आती चली गई। तो अब इस वक्त जो जहर बन चुका है उसका हाल ये है कि एक तरफ तो ये जहालत फैला रहे हैं, और इनका कहना ये है कि जो बच्चियां हैं वो स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकती। लेकिन खैर सब लोग एक माइंडसेट के नहीं है। इसी केपीके में कुछ आपको मॉडर्न लोग भी मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो थोड़ा बहुत दिमाग रखते हैं और जिनका दिमाग अभी तक काम कर रहा है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगी अजीरन कर रखी है, और इन मुल्लाओं का कोई इलाज नहीं है। चार सद्दा की न्यूज जो है सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, मगर ना इनके अगेंस्ट कोई गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर बात कर रहा है, ना इनको मना किया जा रहा है, चुपचाप बैठे हुए हैं, इसलिए कि ये मुल्ला माफिया इतने स्ट्रांग हो चुके हैं पाकिस्तान में कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना पॉसिबल नहीं। एक जमाने में लाल मस्जिद जो इस्लामाबाद में है, उसके ऊपर जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऑपरेशन करवाया था, और वहां से इन मुल्लाओं को डंडे जूते मार के निकाला था। लेकिन फिर रुकवा दिया गया उस ऑपरेशन को, और उसके बाद परवेज मुशर्रफ के ऊपर जो है वो अटैक किया गया था। मतलब जो उन्होंने ऑपरेशन किया था लाल मस्जिद का, उसके बदला लेने के लिए जो अटैक किया गया था परवेज मुशर्रफ पे, वो फौजी ही थे। यानी आप सोचें कि फौज तक का जो माइंडसेट है काफी हद तक यही मौलाना वाला और यही मुल्ला माफिया वाला है। इसी वजह से पाकिस्तान में अभी तक जो है बात बात पे लोगों को जान से मार देते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि दो भाई थे, उन्होंने जो पिछले मेरे ख्याल है लास्ट जो मैंने भेजा फ्राई था उसमें आपको बताया था कि दो भाई जो है वजू के लिए एक साथ लड़ रहे थे कि जी पहले मैं करूंगा, पहले मैं वजू करूंगा, और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। ये वाली दीवानगी, ये वाला पागलपन, ये वाला क्रेजीनेस जो है ना, वो सिर्फ आपको शायद पाकिस्तान में ही मिलेगी और कहीं नहीं। बाकी सब लोग जो है थोड़ा बहुत दिमाग रखते हैं, इनका तो खैर बिल्कुल ही दिमाग काम नहीं करता। बात हम करेंगे चलते चलते
हमारे एक उनकी वो जो साहब है ना, वो जो आते हैं उड़ाते हैं चले जाते हैं, जी हाँ, और अननोन गनमैन की, और एक और आदमी जो है वो जैश ए मोहम्मद का जो है, इसका नाम है जी यूनुस खान। इस आदमी का नाम यूनुस खान है या था, जो भी समझिए, क्योंकि अब ये था हो गए, ये है नहीं, अब ये था हो गए, जी हाँ। तो ये यूनुस खान को भी जो है वो एक अननोन गनमैन ने जो है वो मार दिया है, और गोली मार के बाजोड़ के इलाके में इसका भी जो है, इसको 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। अब पता नहीं ये कर कौन रहा है। बार बार लोगों का कहना ये है, बहुत से लोगों का कहना ये है कि जी ये तो जी हमारे लोग नहीं कर रहे, जी हमारी एजेंसीज नहीं कर रही, हम लोग नहीं मार रहे, भारत से कोई आके मार के जा रहा है। अब इसके ऊपर हमारे बहुत से जान पहचान के जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने वीडियोस भी बनाई हैं। उनका कहना है कि जी ये भारत से हो रहा है और भारत से आ रहे हैं, और अननोन गनमैन भारत से आके और हमारे ये जो अनमोल अनमोल रतन है इनको मार मार के निकल रहे हैं। तो भाई फिर ये नंबर वन एजेंसी कर क्या रही है? वो आते हैं भारत से, टपकाते हैं हमारे लोगों को, जो हमने इतनी मुश्किलों से पाले पोसे, खिलाया पिलाया, सिखाया पढ़ाया, और उसके बाद उनको ठोक के चले जाते हैं। तो भाई फिर आप लोग क्या कर रहे हैं कि वो बार बार, भाई एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, मतलब अभी तक दर्जन से ऊपर लोगों को मारा जा चुका है, लेकिन कोई भी अननोन गनमैन पकड़ा नहीं गया। और उसके बाद अब ये कह देना कि जी ये तो भारत करा रहा है। अच्छा, अगर भारत करा रहे तो इसका मतलब है भारत में बड़े टैलेंटेड लोग रहते हैं कि वो पाकिस्तान आते हैं, उड़ा देते हैं और फिर निकल जाते हैं, और कोई उनको पकड़ भी नहीं पाता, ना कोई किसी को उनकी शक्ल पता है, ना किसी ने एक सिंगल बंदा अरेस्ट किया है, ऐसा भी नहीं है। जबकि यहाँ से हमारे मासूम मासूम से लोग जो है, जब वो कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, एलओसी को क्रॉस करके, और कितनी मेहनत से आप देखें, इतने भोले भाले लोग वहां पे पहुंचते हैं, तो वहां पे तो इंडिया की जो फौज लगी हुई है वो खड़ से फड़ से पकड़ लेती है उनको, कोई मसला ही नहीं है। मतलब अभी तक कितने ही दर्जनों लोग उन्होंने पकड़े जिनके पास से आईडी कार्ड्स भी निकलते हैं, पाकिस्तान की करेंसी भी निकलती है, और कई चीजें ऐसी निकल आती हैं जिससे पता लगता है कि वो हमारी साइड से गए। लेकिन हमने तो अभी तक एक सिंगल बंदा भी नहीं पकड़ा कि जिसको हम कहें कि जी देखें जी नोट के ऊपर गांधी जी की पिक्चर बनी हुई है, या फिर ये कि उसका आईडी कार्ड निकाल लें, वो जो बोलते हैं आधार कार्ड, वो निकाल लें। क्या पता आधार कार्ड लेके यहाँ पे आटा लेने आए, वाले के आटे की तो खुद हमें मुसीबत पड़ी हुई है, लेकिन हो सकता है वो बेचारा आ गया। लेकिन इस तरह का कोई एक सिंगल बंदा हमने अभी तक पकड़ा नहीं है। मगर हम मुसलसल ये बताते जा रहे हैं कि जी भारत की तरफ से जो है ना, वो आते हैं ये अननोन गनमैन, और फिर आके हमारे अनमोल रतन जो है इनको उड़ाकर, जितने राइट हैंड थे, जैसे मैंने पहले कहा, सारे राइट हैंड उड़ा दिए। अब लेफ्ट हैंड्स की बारी है, तो जितने लेफ्ट हैंड है ना वो तैयारी पकड़ ले। तो या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट वैकेट ले ले, कुछ तो ले ना, मतलब बेचारे ऐसे क्या, मतलब फ्री का माल है, आएंगे उड़ाएंगे चले जाएंगे, मतलब ऐसे थोड़ी होता है। मगर ये है कि अब जब भारत का नाम लिया जा रहा है तो भाई दो बातें। पहली बात तो ये कि आप लोग या तो ये डिसाइड कर लें कि भारत की एजेंसीज इतनी स्मार्ट हैं और इतनी तेज हैं कि वो आते हैं हमारे लोगों को, यानी कि हमारे जो अनमोल रतन है उनको उड़ाते हैं और चले जाते हैं। और दूसरी बात ये कि हम लोग, हमारी फौज जो है या हमारी जो एजेंसीज है, इतनी निकम्मी है कि वो इतने लोगों के मरने के बाद भी आज तक एक सिंगल शूटर को पकड़ नहीं पाए हैं। अभी तक एक आदमी भी ऐसा नहीं पकड़ा जिसको पकड़ के कहे कि हाँ जी ये हमने पकड़ा है, ये भारतीय है, और ये आया था, नॉन गनमैन है, और अब तो खैर नॉन हो गया, तो पकड़ लिया तो नॉन हो गया ना, खैर कोई बात नहीं, अननोन गनमैन है, और इसने जो है वो जैश ए मोहम्मद या कोई भी XYZ जो भी हमारे यहाँ तो इतनी ज्यादा जो है ना वो वो रहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, टेरर ऑर्गेनाइजेशन है कि किस किस का नाम लूं मैं, तो खैर किसी ना किसी का बंदा फड़का दिया है, और उसके बाद हमने से पकड़ लिया है, और उसके पास से निकालिए करेंसी, निकालिए आधार कार्ड, निकालिए, बताइए कि जी ये इंडियन है, और उससे पंजाबी बुलवाइए, ओ नहीं सॉरी, पंजाबी बोलेगा तो वो तो पकड़ा जाएगा कि पाकिस्तानी है, नहीं नहीं नहीं, पंजाबी ना बुलवाइएगा, उससे मुंबईया जबान ना, आरेला खारेला ऐसे करके ना, वो अगर किसी को नहीं आती हो तो उसको 5-6 मूवीज दिखाइए बच्चन साहब की, कालिया, शोले, और कौन सी है बच्चन साहब की, दीवार, ना इस तरह की बहुत सारी मूवीज हैं बच्चन साहब की, मैं नाम बता दूंगी तो, या गूगल करके देख ले यार, मुझसे क्या पूछने की जरूरत है, गूगल करके देख लें। और उसमें जो बोलते हैं ना अमर अकबर एंथोनी में, तो बिल्कुल इस तरह की लैंग्वेज जो है ना वो उसमें बात करवाइए, ताकि पता लगे कि बंदा इंडिया से ना, हाँ जी लफड़ा हो गया, मैं उधर जा रहे रहा, उधर से खा रहे रहा, उधर से आ रहे रहा, तो कुछ इस किस्म की ना मुंबईया लैंग्वेज थोड़ी सी बुलवाइए, तो उससे पता लगेगा कि ये बंदा जो है ना 100% इंडिया से। क्योंकि अगर आपने पकड़ लिया कोई अननोन गनमैन और कहा कि जी ये भारत से आया है, और उसने शुरू कर दी पंजाबी,
तो बस फिर तो समझे ना कि मामला गड़बड़ है। फिर आप समझ जाएंगे कि वहां से तो फिर नहीं हो सकता, फिर यहीं कहीं का होगा, लाहौर का, इधर का, उधर का, उधर का। लेकिन खैर बहरहाल देखते हैं कि कब ये अननोन गनमैन जो है हाथ आता है, और कब हम लोग ये कहते हैं कि जी ये इंडियन का है, इंडिया से आया है। और अगर इंडिया से नहीं आया, अपना ही है, तो फिर जाहिर है चुप ही बैठे रहे, फिर तो कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तो फिर उछल उछल के ये क्यों बता रहे हैं कि जी इंडिया से जो है गनमैन आता है और उड़ा के चला जाता है, ये सब बोलने की क्या जरूरत है। खामोशी से काम करें और खिसके अपनी वहां से। लेकिन बहरहाल अब इतनी अकल कहाँ हम लोगों के अंदर है। अब मैं जो है कब तक आप लोगों को अकल सिखाती रहूंगी और बातें बताती रहूंगी। तो मैं यहाँ से चलती हूँ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।